नमस्कार, बंसल न्यूज की इस खास पेशकश आयुष्मान में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर कुछ खास जानकारी दी जाती है। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़े हैं डॉक्टर अभिषेक जैन, जो NHMMI नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर में कंसल्टेंट गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर अभिषेक जैन, आपका बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। थैंक यू। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो चलिए, आज डॉक्टर अभिषेक से हम एंडोस्कोपी अल्ट्रासाउंड के बारे में ही बातचीत करेंगे। क्या होता है, क्या इसकी प्रोसेस होती है, क्यों किया जाता है, तमाम जानकारी आज डॉक्टर अभिषेक हमें देने वाले हैं। डॉक्टर अभिषेक, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम आपसे एंडोस्कोपी अल्ट्रासाउंड के बारे में ही जानना चाहेंगे। दर्शकों को बताइए सर कि आखिर ये क्या होता है। तो एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड देखिए दो तकनीक को मिलाकर के बनाई गई है। तो जैसा हम जानते हैं कि एंडोस्कोपी एक कॉमन टेस्ट होता है हमारे गैस्ट्रो रिलेटेड मरीज़ों के लिए। बहुत सारे मरीज़ इसके बारे में पहले से ही जानते होंगे। तो कभी भी जब भी उनको पेट में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में कभी भी कोई समस्या होती है जिसके लिए उनको ऐसी कोई टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो एंडोस्कोपी के माध्यम से हम मुंह के रास्ते या फिर मल द्वार के रास्ते एक पतली सी एक दूरबीन जो होती है उसको पास करते हैं, जिसके एक एंड पे कैमरा लगा होता है। तो हम अंदर की जो जानकारियां हैं उस कैमरे के माध्यम से हम उसको देखते हैं। अंदर की जो सतह है, जो स्टमक की, फूड पाइप, ईसोफेगस की या छोटी आंत, बड़ी आंत की जो सतह है उसको हम देखते हैं। तो नॉर्मली ये एंडोस्कोपी है, लेकिन इसमें एक और टेस्ट जब हम मिला देते हैं, अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड भी एक नॉर्मल प्रक्रिया है, बहुत सारे मरीजों में रूटीनली की जाती है। जब तो अल्ट्रासाउंड एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बाहर से पेट की कोई समस्या, पेट की कोई तकलीफ, उसको हम देखते हैं, नॉर्मल जो रेडियोलॉजिस्ट करते हैं। तो इन दो तकनीक को, एंडोस्कोपी और अल्ट्रासाउंड, जब दोनों को मिला दिया जाता है तो ये स्पेशल एक टेक्निक होती है, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड जिसे कहा जाता है। तो जो एंडोस्कोप, जो नॉर्मल एक दूरबीन वाली एक पतली सी पाइप होती है, उसके एक एंड पे एक छोटा सा प्रोब जिसमें एंडोस्कोपी की सुविधा हो, उसको मिलाकर के एक नया स्कोप तैयार किया गया है जिसका नाम एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड है। तो इस टेस्ट के माध्यम से हम जो फूड पाइप, स्टमक, छोटी आंत, बड़ी आंत, उनकी अंदरूनी सतह और उसके साथ साथ उस बाहर की सतह या बाहर के जो ऑर्गन्स हमारे पेट में होते हैं, हम उसको देख पाते हैं। तो जैसे हम अगर फूड पाइप में बात करते हैं तो फूड पाइप के आसपास हार्ट, लंग्स, वहाँ बहुत सारे छोटे लिम्फ नोड्स, खून की नसें ऐसे होती हैं। जब हम पेट की बात करें तो हम पेट के बाहर हम देखते हैं कि लिवर होता है, पैनक्रियाज होता है, पित्त की नली, पित्त की थैली, ये सब चीज़ें जो होती है उसको हम एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के माध्यम से अच्छे से देख सकते हैं। उनको उनके कोई भी बीमारी है उसको हम देख सकते हैं। कई बार वहाँ पे अगर कोई लिम्फ नोड, सूजन, गठान, कैंसर, ऐसी कोई समस्या लग रही है तो हम एंडोस्कोप के द्वारा ही उससे टिश्यू निकाल करके बायोप्सी कर सकते हैं। कोई सिस्ट या कोई रुकावट है तो उसको हम पेट के रास्ते या छोटी आंत के रास्ते ड्रेन कर सकते हैं। तो ये जस्ट मैंने आपको समझाया कि क्या है एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। एंडोस्कोप और अल्ट्रासाउंड दो तकनीक को मिलाकर के बनाया गया है ये टेस्ट, जिसको हम एंडोस्कोप के माध्यम से करते हैं। बिल्कुल सर, एंडोस्कोपी अल्ट्रासाउंड के बारे में तो आपने हमारे दर्शकों को विस्तार से बता दिया, एक नई तकनीक जिसका नाम आपने बताया। लेकिन अभी हम चर्चा कर रहे थे तो इसमें आपने जिक्र भी किया कुछ चीज़ों का। उसी से जुड़ा मेरा सवाल है कि जब एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड होता है तो क्या इसका उपयोग केवल मरीज की बीमारी पता लगाने में किया जाता है या उपचार में भी इसका प्रयोग होता है, इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो बिल्कुल, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड का उपचार एवं इलाज दोनों में ही इसका उपयोग है। तो अगर जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई पेशेंट पैनक्रियास की प्रॉब्लम से पीड़ित रहा है, पेट में दर्द हुआ, उसको पी लिया, ऐसी कोई समस्या हुई, बुखार आया, पैनक्रेटाइटिस को इलाज किया गया, थोड़े दिन बाद उसमें पैनक्रियास में जो डैमेज हुआ, जो सड़न हुई, उसकी वजह से गंदगी एक गोला जैसा इकट्ठा हो गया अगर पैनक्रियास के आसपास, तो ऐसी जब
इन्फेक्शन या गंदगी जब इकट्ठी होती है फिर मरीज को दर्द बढ़ता है, बुखार आता है या उल्टियाँ होती है, ऐसी समस्या होती है। तो अब एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के माध्यम से हम मुंह के रास्ते पेट के अंदर जा करके पेट के अंदर से ही उसके आसपास जो भी पैनक्रियाज और उसकी गंदगी है हम उसको देखते हैं। उसी टेस्ट के दौरान हम इस पद्धति के द्वारा उस गंदगी या जो इन्फेक्शन है उसको हम ड्रेन करते हैं। तो ड्रेन कैसे करते हैं हम उसको देखते हैं। पेट के थ्रू ही हम एक छोटा सा एक छेद एक नीडल के द्वारा बनाते हैं। उस रास्ते से कुछ पतली सी पाइप जो कि प्लास्टिक या मेटल की हो सकती है उसको डालते हैं और एक नया कनेक्शन बना देते हैं उस गंदगी का और पेट के बीच में। तो जो भी गंदगी है वो पेट के रास्ते निकल जाती है, जो गंदगी है इन्फेक्शन है वो पेट के रास्ते ही ड्रेन हो जाता है। तो इसमें सबसे बड़ी उपयोगिता यह है कि मरीज ऑपरेशन से बच जाता है। तो जैसे ऑपरेशन अगर कुछ होता है, एक पेट में चीरा दिया जाता है, उसको घाव को भरने में बहुत समय लगता है, कई बार इन्फेक्शन घाव जो चीरा है उसी में इन्फेक्शन हो जाता है। तो ऐसे मरीजों को ये तकनीक के द्वारा काफ़ी फायदा मिलता है, वो ऑपरेशन से बच जाते हैं और आसानी से बिना ऑपरेशन के ही एंडोस्कोपी के द्वारा ये इलाज हो जाता है। तो जैसा मतलब इलाज भी होता है, डायग्नोसिस भी हम, जैसे अगर कोई गठान है, सूजन है, कहीं भी कोई ट्यूमर जैसी चीज़ लग रही है तो हम वहाँ से टिश्यू निकाल करके बायोप्सी लेते हैं। तो हम बीमारी का भी पता लगा सकते हैं और बीमारी का निराकरण भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर, आपने बता दिया कि क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर कब इसकी ज़रूरत आन पड़ती है, मरीजों को कब सजेस्ट आपकी तरफ से किया जाता है कि उन्हें एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए, किन किन बीमारियों में इसकी ज़रूरत पड़ती है? हाँ, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक स्पेशल टेस्ट है तो उसके इंडिकेशंस होते हैं, है ना। तो जिस मरीज़ को ज़रूरत है उसी में इसका उपयोग है। तो कोई भी मरीज़ जिसको हम कोई भी तकलीफ़ के साथ हम आता है हमारे पास, तो हम यूजुअल उसको ब्लड टेस्ट, रूटीन एक्सरे, सोनोग्राफी, ऐसे ही इलाज शुरू होता है। जब हम टेस्ट करते हैं उसमें हम पाते हैं कि उसमें अंदर कोई रुकावट, गठान, ऐसी चीज़ें हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लें, अगर पेशेंट बार बार उसको बुखार आ रहा है, उसमें टेस्ट करने के बाद उसमें पता चलता है कि छाती में बहुत सारी उसकी गठाने हैं, उसमें डाउट हो रहा है कि वो टीबी हो सकता है, कैंसर हो सकता है। तो हम नेक्स्ट एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड प्लान करते हैं। हम मुंह के रास्ते जाते हैं, खाने की नली से हम आसपास की जो गठाने हैं, लंग्स हैं, वो सबको देखते हैं। गठान से हम अगर मिलता है हम उससे टिश्यू निकाल करके उसकी बायोप्सी करते हैं। तो बायोप्सी करके हम प्रूफ करते हैं कि टीबी है, गठान मतलब कैंसर की है, टीबी की है, और अकॉर्डिंगली उसका इलाज होता है। तो शुरुआत करते हैं। तो इंडिकेशंस की अगर हम बात करें तो पहला इंडिकेशन मैंने बोला, छाती में कोई भी गठान है, फेफड़ों के आसपास कोई भी गठान है, उसके लिए हम ये जांच करते हैं। अगर पेट में कोई तकलीफ होती है जिसमें कि अगर गॉल ब्लैडर में कोई समस्या है, गॉल ब्लैडर जो पित्त की नली होती है उसमें कोई स्टोन है, कोई गठान है, रुकावट हो रहा है, पीलिया हो रहा है, अगर लिवर में कोई समस्या है, लिवर में गठान है, इवन लिवर ऐसे कोई पीलिया है, लिवर में तकलीफ है जिसमें कारण का पता नहीं चल रहा है, तो अगर बायोप्सी करनी है लिवर की तो इस माध्यम से हम लिवर से टुकड़ा निकाल करके बायोप्सी करके उसका पता कर सकते हैं। पित्त की थैली, पित्त की नलियों में रुकावट, कैंसर, गठान या इवन स्टोन की प्रॉब्लम है, हम उसको इस टेस्ट से पता कर सकते हैं, उसका निराकरण में मदद कर सकते हैं। पैनक्रियाज में अगर कोई भी ट्यूमर है, सिस्ट है, पैनक्रियाज के आसपास अगर कोई सड़न या सिस्ट, कोई भी सिस्ट है, हम उसका पता लगा सकते हैं इस बारे में। और भी अगर पेट में कोई भी गठान है, इवन कई बार ये होता है कि पेट में कोई समस्या ऐसी है जिसमें गठान है लेकिन हम जब नॉर्मल एंडोस्कोपी करते हैं तो अंदरूनी सतह नॉर्मल है, तो अंदरूनी सतह नॉर्मल है लेकिन उसके बाहर की तरफ कोई गठान है, तो इस टेस्ट के माध्यम से उसका पता चल सकते हैं। कई बार मलद्वार के द्वारा भी हम ये टेस्ट करते हैं, जब आसपास लैट्रिन मलद्वार के आसपास वहाँ पे कोई सिस्ट, कोई इन्फेक्शन, कोई गठान है, तो उस द्वार से भी हम जा कर के टिश्यू निकाल सकते हैं, सिस्ट को ड्रेन कर सकते हैं।
बिल्कुल सर, आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल मेरा आपसे ये है, क्योंकि मैं चाहूँगी कि आप एंडोस्कोपी अल्ट्रासाउंड की प्रोसेस भी एक बार हमारे दर्शकों को बताइए, ताकि जिन बीमारियों का आपने जिक्र किया है, अगर ऐसे मरीज़ जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं और ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो उनके मन से एंडोस्कोपी को लेकर जो डर है, जो भ्रम है, वो भी दूर हो जाए। क्या कुछ फ़ायदे हैं, क्या प्रोसेस होती है, और ये भी बताइएगा कि किसी तरह का दर्द पेशेंट को इस दौरान नहीं होता है, ताकि डर मरीज़ के मन से निकल सके। ठीक है, तो जैसे हमने इंडिकेशन की बात करी, खाने की नली, उसके आसपास कोई गठान, पेट की समस्याएं, पैनक्रियास की समस्याएं, लिवर, पित्त की नली, पित्त की थैली, ये सब समस्याओं में हम इसका उपयोग ज़्यादातर करते हैं। तो ऐसे मरीज़ जिनको ये टेस्ट की ज़रूरत है, हम उनको यूजुअली 8 घंटे खाली पेट रहने की सलाह देते हैं, है ना। तो कोई भी जैसे नॉर्मल भी एंडोस्कोपी किया जाता है तो 8 घंटे खाली पेट रहने की सलाह दी जाती है उनको, ताकि जब हम अंदर एंडोस्कोप के द्वारा जाएं तो हमें अंदर वो क्लियर फील्ड मिले, हमारा विजन अच्छा हो। और हम पेशेंट ये टेस्ट यूजुअली थोड़ा सा बेहोश करके करते हैं मरीज़ को, क्योंकि इसमें कई बार 15 मिनट, 20 मिनट, आधी घंटे का समय लगता है। तो हम मरीज़ को हल्का सा एनेस्थीसिया देकर करते हैं ये टेस्ट। तो एनेस्थीसिया के रिस्क भी खाली पेट जब रहते हैं वो मरीज़ को रिस्क कम होते हैं। तो क्योंकि हम ये टेस्ट एनेस्थीसिया के इफेक्ट में कर रहे हैं, तो मरीज़ को कोई दर्द या टेस्ट के दौरान कोई एहसास नहीं होता है, उनको कोई दर्द, पेन, ऐसी कोई तकलीफ नहीं होती है। यूजुअली जब हम ये टेस्ट, क्योंकि हम बेहोशी के माध्यम से कर रहे हैं, हल्का सा बेहोश करते हैं, तो हम मरीज़ को 6 से 8 घंटा अस्पताल में भर्ती रखते हैं। प्रोसीजर के बाद भी हम उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, जब तक वो पूरी तरह से होश में ना हो तब तक हम उनको रखते हैं, फिर डिस्चार्ज करते हैं। तो जनरली हम ये डे केयर प्रोसीजर हम इसे बोलते हैं, जिसमें मरीज़ को 6 से 8 घंटे एडमिट किया जाता है और उनको बेहोशी के द्वारा ये टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट में मैंने जैसे पहले ही बताया, एक पतली सी एक दूरबीन होती है जिसके टिप में एक अल्ट्रासाउंड फिट है, मशीन पहले से फिट है। उसके द्वारा हम ये टेस्ट करते हैं, और अगर लगता है मरीज़ ठीक है, होश में है, उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, तो हम उन्हें 4 से 6 घंटे बाद डिस्चार्ज कर देते हैं। बिल्कुल। तो सर, जिस तरह से आपने बताया भी है कि सलाह साथ ही साथ मैं ये भी एक ऐड कर दूं। जी जी जी, अपनी बात पूरी करिए सर। कि जी, ऐड मैं यही करना चाहता था कि ये सेफ प्रोसीजर है, बहुत ही सेफ प्रोसीजर है, साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही मिनिमल हैं, बहुत ही मिनिमल रिस्क ऑफ ब्लीडिंग या इन्फेक्शन होता है। तो जनरली सेफ प्रोसीजर है, मरीज़ों को डरने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन डायग्नोसिस करना और ट्रीटमेंट करने में इसकी बहुत अहम भूमिका है। बिल्कुल। सर, इसके लिए ये भी समझना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया है कि पेशेंट को भी सलाह दी जाती है कि 8 घंटे तक वो खाएं पिए नहीं, क्योंकि डॉक्टर्स को इस दौरान परेशानी होती है टेस्ट करने में, एंडोस्कोपी अल्ट्रासाउंड करने में। ये बताइए कि डॉक्टर्स को किस तरह की तैयारी करनी पड़ती है जब वो किसी मरीज़ का एंडोस्कोपी अल्ट्रासाउंड करते हैं, सर्जरी करते हैं, डॉक्टर्स कितना प्रिपेयर होते हैं? तो जैसा कि मैंने बताया, अगर किसी मरीज़ को ये टेस्ट की ज़रूरत है, तो हम पहले ही उनका कुछ ब्लड टेस्ट, एक्सरे, सोनोग्राफी, जो बेसिक टेस्ट होते हैं जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि इस मरीज़ में लिवर में, पित्त की थैली, पित्त की नली, पैनक्रियास, कोई भी अगर ये तकलीफ़ है, तो हम पहले से हमें एक आइडिया होता है कि इस मरीज़ को क्या तकलीफ़ है, उनकी स्थिति कैसी है, उनके जनरल कंडीशन कैसी है, ये हमें पहले से ही पता होता है। और मैंने बताया ये टेस्ट के स्पेसिफिक इंडिकेशन हैं, तो हम सोनोग्राफी, एक्सरे, इवन सीटी स्कैन अगर ज़रूरत है, तो ये सबसे हम पहले ही हमें अंदेशा हो जाता है कि इस मरीज़ को कहाँ की तकलीफ़ है और इसको किस तरह के डायग्नोसिस और इलाज की ज़रूरत है। तो एक बार जब हमारे पास ये बेसिक टेस्ट होते हैं, तो एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के माध्यम से हमें जो भी उनको तकलीफ़ है, उस हिसाब से हम उनका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट आगे कर सकते हैं। सर, ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि कई बड़ी गंभीर बीमारियां भी हैं जिसमें इसका यूज़ किया जाता है, इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। क्या इस तकनीक का उपयोग करने से पहले या कोई एज ग्रुप भी मायने रखता है? जैसे कि बड़े हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, उनमें किसी तरह की गंभीर बीमारी है, तब तो इस तकनीक का डॉक्टर्स उपयोग करते ही हैं, लेकिन क्या बच्चों के लिए भी इस टेक्निक का प्रयोग डॉक्टर कर सकते हैं? रिस्की नहीं होता है? देखिए,
बच्चों में यूजुअली लिवर की, पैनक्रियास की तकलीफ़ें कम देखते हैं हम ना। जनरली ये बड़ों में ही पाई जाती है, या इवन हम कैंसर की बात कर रहे हैं तो जनरली बड़ों में ही पाई जाती है। लेकिन कभी कभार हम देखते हैं कि बच्चों में अगर किसी में पैनक्रियास की तकलीफ़ हुई है, पैनक्रियास में डैमेज होने के बाद कोई सिस्ट बन गया है, कोई गोला बन गया है जिसमें इन्फेक्शन हो, तो बच्चों में भी ये टेस्ट किया जा सकता है। जैसा कि हम बड़ों में करते हैं वैसा ही बच्चों में इसका उपयोग किया जाता है। तो अलग से एंडोस्कोप नहीं होता है, जो एंडोस्कोप बड़ों में यूज़ होता है वही बच्चों में होता है। लेकिन हम अपनी तरफ से खास क्योंकि बच्चों में जो फुट पाइप है वो थोड़ी पतली होती है, तो हम इसलिए अपनी तरफ से पूरा प्रिकॉशन रखते हैं, और जिसमें ज़रूरत हो उसी में ये टेस्ट ऑब्वियसली किया जाता है। और एनेस्थीसिया, हर चीज़ का पूरा ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल सर, डिस्चार्ज करने के बाद या फिर इस टेक्निक का उपयोग करने के बाद मरीज़ को डॉक्टर्स की तरफ से, आप लोगों की तरफ से क्या कुछ सलाह दी जाती है, क्या कुछ उन्हें एहतियात बरतना चाहिए? और जब इस टेक्निक के ज़रिए उनका इलाज हो जाता है, सर्जरी हो जाती है, तो कितना समय लगता है नॉर्मल लाइफ जीने में, या अपनी जॉब ज्वाइन करने में, या दूसरे काम करने में? देखिए, तो एंडोस्कोपी का सबसे पहला फ़ायदा यही है कि हम उन्हें ऑपरेशन से बचा पा रहे हैं, उनमें कोई चीरा नहीं है। तो जनरली ऐसे मरीज़ सेम डे, मैंने पहले ही बोला आपको, सेम डे डिस्चार्ज हो जाते हैं। उन्हें कोई ऐसी मतलब कोई स्टिच नहीं है बॉडी में, तो उन्हें दर्द का एहसास कम है, वो जल्दी ही अपने नॉर्मल रूटीन में आ सकते हैं। 4-6 घंटे बाद उनकी नॉर्मल डाइट शुरू हो जाती है। अगर किसी मरीज़ में और कोई समस्या है, कोई इन्फेक्शन का ज़्यादा डर है, तो हम उस हिसाब से उसको कई बार एडमिट रखना पड़ता है या एहतियात रखना पड़ता है। लेकिन जनरली डायग्नोस्टिक या बायोप्सी रिलेटेड केसेस में सेम डे डिस्चार्ज होके उनका खाना पीना जल्दी शुरू हो जाता है, और ऐसे मरीज़ 1-2 दिन में ही अपने वापस दिनचर्या या काम पर लौट सकते हैं। प्रोसीजर रिलेटेड उनको बहुत एहतियात रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नॉर्मल खाना पीना और चीज़ें जल्दी शुरू हो जाती है। बिल्कुल, ये अगर कोई बीमारी है स्पेसिफिक, तो उस हिसाब से अगर जो प्रिकॉशन है वो उनको रखने पड़ते हैं। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है डॉक्टर अभिषेक, की एंडोस्कोपी अल्ट्रासाउंड जब होता है तो उसके बाद, क्योंकि कई मरीज़ ऐसे हैं जिनके मन में डर रहता है इसे लेकर कि शायद कोई बड़ी सर्जरी होगी, कोई बड़ा ऑपरेशन होगा, पता नहीं क्या होगा, आगे हमारी लाइफ कितनी नॉर्मल होगी, खाने पीने को लेकर डॉक्टर किस तरह के सजेशन देंगे। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, अगर आप एंडोस्कोपी करवाते हैं, मैं दर्शक जो हमारे देख रहे हैं उन्हें ये बता दूं कि आप डॉक्टर अभिषेक को इस वक्त सुन रहे हैं, और अगर आप भी किसी इस तरह की बीमारी से पीड़ित हैं, परेशान हो रहे हैं, जिसका जिक्र डॉक्टर अभिषेक कर रहे हैं, तो एंडोस्कोपी अल्ट्रासाउंड आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। इस तकनीक के प्रयोग से आपकी जो बीमारी है वो भी दूर होगी, इसके साथ ही कुछ ही घंटों में, महज 1 से 2 दिन में आपकी जो लाइफ है वो भी नॉर्मल हो जाएगी, खाने पीने का ज़्यादा परहेज भी नहीं रहेगा। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप भी किसी तरह की बीमारी से परेशान हैं तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर अभिषेक, आगे बढ़ेंगे, मैं आपके हॉस्पिटल के बारे में ही जानना चाहूँगी सर। NHMMI, यहाँ पर किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है, मरीजों के लिए क्या कुछ सुविधाएं हैं? मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को हॉस्पिटल के बारे में भी बताइए। तो अगर हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट की बात करें तो हमारे पास जो भी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिसमें कि अपर जी एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, ERCP, तो ये सारी सुविधाएं, सारे टाइप के एंडोस्कोप्स अवेलेबल हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक हम सारी ये प्रोसीजर्स सभी में करते हैं। जिनमें एनेस्थीसिया की ज़रूरत है उनको हम डे केयर या एडमिट करके करते हैं, नहीं तो नॉर्मल जो अपर जी एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, तो हम सिंपल लोकल एनेस्थीसिया में ही किया जाता है। साथ ही साथ सारे लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पैनक्रियाज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, खाने की नली रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, सारी समस्याओं का इलाज किया जाता है। जो भी हमें सपोर्टिव टेस्ट, पैथोलॉजी या फिर हमारा अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट, CT स्कैन डिपार्टमेंट, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो जिन मरीज़ों को ICU केयर की ज़रूरत है, जो सिक हैं, वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो एक कंप्लीट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट हम वहाँ पे चला रहे हैं, और सारी प्रकार की सुविधाएं और जो भी इलाज की तकनीक हमारे पास उपलब्ध हैं, जिससे हम
कोशिश करते हैं कि हर मरीज़ को बेहतर से बेहतर सुविधाएं हम उनको दे पाएँ और उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करके उनकी लाइफ को बेटर बना पाएँ। सर मैं ये जानना चाहूँगी क्योंकि कई जो मरीज़ होते हैं उनमें टेक्निक्स को लेकर ज़ाहिर तौर पर आप विशेषज्ञ हैं, आप लोगों को इस बारे में ज़्यादा नॉलेज होता है, लेकिन कुछ मरीज़ चीज़ों को लेके काफ़ी भ्रमित होते हैं, काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। जैसे आप सोनोग्राफी की बात कर लीजिए या फिर एंडोस्कोपी की बात कर लीजिए, इसमें भी बीमारियों का पता लगाया जाता है, पेट से संबंधी कोई बीमारी है तो उसका पता लगाया जाता है, तो डिफरेंस क्या होता है सर, वो अंतर मैं समझना चाहूँगी। जी, देखिए दोनों अलग अलग प्रकार के टेस्ट हैं। अगर आप सिंपल सोनोग्राफी की बात करें तो सोनोग्राफी मतलब शरीर के बाहरी सतह से सोनोग्राफी जो रेज हैं उसकी मदद से अंदर की एक इमेज देखते हैं हम, है ना। तो ऐसे टेस्ट यूजुअली, जैसे अगर किसी को पेट में एक दर्द है, एक सिंपल सा दर्द हुआ है, तो हमें मरीज़ को किस प्रकार का दर्द है उस हिसाब से हम एक आइडिया लगाते हैं कि उसको कौन से ऑर्गन की समस्या होती है। अगर हम सिर्फ पेट में अंदर हमारे ऑर्गन्स की बात करें तो अंदर स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लिवर है, किडनी है, पैनक्रियाज है और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। तो जिस प्रकार का दर्द है उस हिसाब से हम एक आकलन करते हैं कि उनको इस ऑर्गन की समस्या हो सकती है ना। उस हिसाब से ही हम टेस्ट डिसाइड करते हैं। अगर हमें डाउट है कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम अल्सर रिलेटेड है तो हम उसे एंडोस्कोपी की सलाह देते हैं। अगर पेशेंट हमें लगता है कि शुरुआती तौर में ये लिवर की समस्या है या अपेंडिक्स की समस्या है, किडनी में स्टोन की समस्या है, तो हम उसे सोनोग्राफी के थ्रू चेक करते हैं। तो सोनोग्राफी का काम होता है एक नॉर्मल जो लिवर, किडनी, पैनक्रियास, अपेंडिक्स की समस्याएं, इन सब को डायग्नोस करना। एंडोस्कोपी का काम होता है कि खाने की नली, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, इन सब में जब समस्याएं हैं तो हम एंडोस्कोपी का प्रयोग करते हैं। अब जब हम एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड की बात कर रहे हैं तो हम इन दोनों तकनीक को मिला दिया है हमने। तो कई बार हम देखते हैं कि जैसे नॉर्मल जब सोनोग्राफी होती है तो बहुत पेट में अगर गैस है, पेशेंट बहुत अगर मोटापा है, तो बहुत सारी चीज़ें पेट में, कई बार पैनक्रियाज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, लिम्फ नोड्स कुछ गठाने, ये सब चीज़ें प्रॉपरली नहीं देखी जा सकती है। इवन अगर पेट में अल्सर, खाने की नली में प्रॉब्लम है, छोटी आंत में प्रॉब्लम है, तो ये सब अल्ट्रासाउंड जो नॉर्मल अल्ट्रासाउंड है उसके माध्यम से ये चीज़ नहीं चेक की जा सकती है। तो ऐसे केस में एंडोस्कोपी और एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड का रोल होता है। तो हम पैनक्रियास को बेहतर देख सकते हैं, हम पित्त की नली को बेहतर देख सकते हैं, हम लिवर को पास से और अंदर से बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और जैसा मैंने बोला कि अब कई बार अगर लिवर में कोई तकलीफ है तो हम सोनोग्राफी के थ्रू भी बायोप्सी कर सकते हैं। लेकिन जब पैनक्रियाज में तकलीफ है या लिवर के कोई अंदरूनी सतह पे है जहाँ पे सोनोग्राफी, नॉर्मल सोनोग्राफी से हम नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो ऐसे केस में एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड आपको बहुत मदद करता है। आप पैनक्रियाज को बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं। आप नॉर्मल सोनोग्राफी से पैनक्रियाज को उतनी अच्छे से नहीं देख सकते हैं, बायोप्सी और ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड से आप उसको बेहतर तरीके से देख सकते हैं, बायोप्सी कर सकते हैं, इवन उसका निराकरण, जैसे हमने सिस्ट या कोई भी है उसको हम ड्रेन कर सकते हैं। तो एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड का ये एडवांटेज है नॉर्मल सोनोग्राफी के ऊपर। लेकिन मैंने बोला स्पेसिफिक इंडिकेशंस हैं, जिसको ज़रूरत है उसी में ये चीज़ की जाती है। बिल्कुल सर, क्योंकि ये टेक्निक का आप जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं काफ़ी कारगर रही है, काफ़ी सफल भी रही है और डॉक्टर्स सलाह देते हैं मरीजों को इस टेक्निक के ज़रिए इलाज करवाने के लिए। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कितना खर्चीला ये होता है, कितने बजट में आता है मरीजों के लिए? तो यूजुअली अगर खर्च की बात करें तो हम इसका खर्चा 15 से 20 हज़ार एक औसतन खर्चा रह सकता है, जिसमें कि पेशेंट को एक दिन हॉस्पिटल जो डे केयर एडमिशन की अगर हमने बात करी वो भी इंक्लूडेड है, कुछ एनेस्थीसिया के खर्च हैं वो इंक्लूडेड है। तो मतलब नॉर्मल एंडोस्कोप से ऑब्वियसली थोड़ा खर्चीला है, लेकिन इसके फ़ायदे भी हैं बहुत सारे, और जिसमें ये इंडिकेटेड है उसमें हम इसको, क्योंकि ऑपरेशन से बचा पा रहे हैं मरीज़ को, तो क्योंकि ऑपरेशन का खर्चा तो और काफ़ी ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली ये एक बेहतर विकल्प हो सकता है उन केसेस में जिसमें हम इसको ऑपरेशन से बचा पा रहे हैं, मिनिमली इन्वेजिव तरीके से हम उनका उपचार कर पा रहे हैं। क्योंकि मरीज़
उतनी ही जल्दी 1-2 दिन में अगर ठीक होके अपना काम और ये सब कर पा रहा है तो ये भी फायदे मरीज को मिलते हैं। बिल्कुल सर, मैं चाहूँगी कि एक जानकारी आप हमारे दर्शकों को दीजिए कि EOS के अल्टरनेटिव्स क्या हैं और ये सबसे बेहतर आखिर क्यों है? तो विकल्प जैसे मैंने बोला, एक नॉर्मल अल्ट्रासाउंड एक विकल्प हो सकता है, CT स्कैन, MRI टेस्ट, ये सब विकल्प हो सकते हैं। तो एक अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, अगर किसी मरीज को पैनक्रियाज का प्रॉब्लम है, उसमें एक गठान जैसी चीज़ हमको दिख रही है, तो मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि नॉर्मल सोनोग्राफी से कई बार पैनक्रियाज हम उतने अच्छे से नहीं देख सकते हैं। पेशेंट में मोटापा है, बहुत सारे पेट फूला हुआ है, अगर गैस अंदर भरी हुई है पेट में, तो वो चीज़ नहीं देख पाते हैं। CT स्कैन में भी हमें एक ये प्रॉब्लम होती है कि अगर पैनक्रियाज तक पहुंचना है तो हमको मतलब पेट के ऊपरी सतह से वहाँ से नीडल डाल करके अंदर तक पहुंचना है, तो हमको पेट को, आंतों को कई बार पंक्चर करके अंदर जाना पड़ता है। तो वो एक तकलीफ हो सकती है, वो इन्फेक्शन ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ा सकता है। तो एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड में क्योंकि हम ऑलरेडी पेट के अंदर हैं, हम एक मतलब ऑलरेडी पेट के अंदर हैं और पैनक्रियाज बिल्कुल वहाँ से चिपका हुआ है, तो हम डायरेक्ट वहाँ से पंक्चर करते हैं, डायरेक्ट वहाँ से ट्रीटमेंट करते हैं, तो हम उस ब्लीडिंग, इन्फेक्शन को या इवन नीडल से ट्यूमर को फैलाने का रिस्क, ये सब चीज़ हम कम कर पाते हैं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद डॉक्टर अभिषेक, ये जानकारी तो जो आपने, इसलिए कई बार सोनोग्राफी और CT से ये बेहतर टेस्ट है। जी, ये जो जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी है, बहुत शुक्रिया आपका बंसल न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो आज डॉक्टर अभिषेक जैन से एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के बारे में हमने जानकारी हासिल की और निश्चित रूप से आपको वो सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या के साथ, किन साथ ही बताएंगे उसके उपचार भी। तब तक के लिए बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।